नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। एक तरफ राज्य दी गई है, दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हैदराबाद है ये वर्तमान में आपके तेलंगाना की राजधानी है और इसकी स्थापना आपके 1724 में चिनक्लिज खां निजामुल मुल्क ने की थी। तो पहला सही सुमेलित है। और जो रुहेलखंड की स्थापना की गई थी आपके 1727 में अली मोहम्मद खां द्वारा की गई थी। और जो भरतपुर है ये आपके राजस्थान राज्य का एक जनपद है। और इस भरतपुर की स्थापना आपके 1740 में बदन सिंह ने की थी। और जो मैसूर है ये आपके कर्नाटक राज्य में है और इसकी स्थापना आपके 1761 में आपके हैदर अली ने की थी। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो जो अवध के जो नवाब होते थे उनको उनके जो शासक होते थे उनको वजीर कहा जाता था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्नाटक राज्य है इसकी स्थापना आपके 1720 में शहादत उल्ला खां ने की थी। और जो बंगाल राज्य है इसकी स्थापना आपके 1723 में 1713 में 1713 में आपके मुर्शिद कुली खां ने की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में जो संगठित किया था ये आपके चूड़ामन ने संगठित किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चूड़ामन का संबंध आपके भरतपुर से था। और भरतपुर आपके राजस्थान राज्य का एक जनपद है, वर्तमान में है। और इसने जाटों को संगठित किया था। जो गोकुला था ये आपके इनका संबंध आपके मथुरा मथुरा से था। और ये भी आपके जाट योद्धा थे और इन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। जो राजा राम था ये भी आपके जाट समुदाय से ताल्लुकात रखता था। और ये राजा राम आपके चुरामन का भतीजा था। और जो बदन सिंह था ये आपके इनका संबंध भी आपके भरतपुर से ही था। और ये बदन सिंह आपके चुरामन का उत्तराधिकारी था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। तो जाटों का अफलातून या आदरणीय या विद्वान व्यक्ति जो कहा जाता है ये आपके सूरजमल को कहा जाता था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चुरामन का संबंध भी आपके भरतपुर से और इन्होंने जाटों को संगठित किया था। और जो बदन सिंह है ये भी जाट योद्धा थे और ये आपके चुरामन के उत्तराधिकारी थे। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 में तथा उड़ीसा 1719 में की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी। तो मुर्शिद कुली खां को जो बंगाल और उड़ीसा की जो सूबेदारी मिली थी ये आपके फर्रुखशियर से मिली थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और फर्रुखशियर को आपके गणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो समय था ये आपके 1730 से लेकर 1790 तक इनका समय रहा था। और जो बहादुर शाह प्रथम थे ये आपके शाह बे खबर के उपनाम से जाने जाते थे। और इनका जो समय था ये आपके 1707 से 1712 तक इनका समय रहा था। जो जांदर शाह है इनका समय जो रहा था ये आपके 1712 से लेकर 1713 तक इनका समय रहा था। यानी 1712 से 1713 के बीच इनका समय रहा था। और जहांगीर शाह को आपके लंपट मुर्ख के नाम से उपनाम से जाना जाता है। और जो मोहम्मद शाह प्रथम है इनका रंगीला उपनाम से जाना जाता है। और इनका जो समय था ये आपके 1719 से लेकर 1748 तक इनका समय रहा था। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था। तो मुर्शिदाबाद की स्थापना आपके मुर्शिद कुली खां जाफर ने की थी। और इन्होंने ढाका के स्थान पर इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मुर्शिद कुली खां जो था ये बंगाल का पहला नवाब था। और ये 1713 से लेकर 1727 तक इनका समय रहा था। और जो दूसरे नंबर के जो बंगाल के जो नवाब रहे थे ये आपके सुजाउद्दीन रहे थे। और या यूँ बोलें कि मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी आपके सुजाउद्दीन था। और इनका समय आपके 1727 से लेकर 1739 तक इनका समय रहा था। और जो मुर्शिद कुली खां थे ये आपके बंगाल के चौथे नंबर के नवाब थे। और इनका समय आपके 1740 से लेकर 1756 तक इनका समय रहा था। और ये अलीवर्दी खां जो थे ये आपके मीर अली इनका जो असली नाम था मीर अली खान इनका असली नाम था। और ये चौथे नंबर के बंगाल के नवाब थे। जो सिराजुद्दौला थे ये आपके पाँचवें नंबर के बंगाल के नवाब थे। और ये आपके अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। और इनका समय आपके 1756 से लेकर 1757 तक इनका समय रहा था। और प्लासी का युद्ध आपके सिराजुद्दौला के समय हुआ था। और तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि पहले कौन आया था बाद में कौन आया था। तो पहले नंबर पर जो राजा बने थे मुर्शिद कुली खां, दूसरे पर आपके सुजाउद्दीन बने थे। और तीसरे पे जो बंगाल का जो नवाब बना था ये आपका सरफराज खां बना था। और सरफराज खां का जो समय था ये आपके 1739 से लेकर 1740 तक इनका समय रहा था।
और चौथे नंबर पे आपके अलीवर्दी खां आते हैं। पाँचवें नंबर पे आपके सिराजुद्दौला आते हैं। और छठे नंबर पे आपके फिर मीर जाफ़र आते हैं। और सातवें पे आपके मीर कासिम आते हैं। और आठवें में फिर से आपके मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बनते हैं। और नौवें नंबर पे आपके निज़ाम उदौला नौवें नंबर के नवाब बनते हैं। और 10वें नंबर के आपके नवाब जो बनते हैं बंगाल के शेप उदौला बनते हैं। और 11वें नंबर के जो बंगाल के नवाब बनते हैं ये आपके मुबारक उदौला बनते हैं, जो कि अंतिम अंतिम नवाब होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां जफर खां मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां और अंग्रेजों के बीच जो विवाद का जो सबसे प्रमुख कारण था, ये आपके मुगल बादशाह द्वारा जो फर्रुखियत द्वारा जो 1717 में फरमान जारी किया गया था। इनके ब्रिटिश कंपनी और मुर्शिद खान ने इसकी अलग अलग व्याख्या की थी। तो इस वजह से इनके बीच ये हमेशा विवाद का कारण बना रहा था। और ये जो फरमान मिला था, इस फरमान के माध्यम से ये जो अंग्रेज थे ये अपने इसका दुरुपयोग करते थे। इस वजह से जो पहला कथन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इन्होंने 1733 में बिहार की जो सूबेदारी थी आपके नवाब सुजाउद्दीन को दी थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बहादुर शाह जो प्रथम था ये आपके शाह बेखबर उपनाम से जाना जाते हैं। और 1707 से 1712 तक इनका समय रहा था। और वहीं जो फर्रुखियत इनका समय 1713 से 1719 तक रहा था। और ये मुगल वंश के गणित कायर के नाम से इनको जाना जाता है। और अहमद शाह का समय आपके 1748 से 1754 तक रहा था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छत्ते को साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट के प्राण ले सकती थी? तो जो अलीवर्दी खां थे या बंगाल के नवाब थे, और यूरोपियों लोगों के बारे में अक्सर ये कहा करते थे कि ये मधुमक्खी छत्ते की तरह है। अगर इनके साथ छेड़खानी ना करे तो ये आपको शहद देगी, और अगर अगर इनके साथ छेड़खानी करोगे तो ये आपको काट काट के आपको मार देगी। तो ये अलीवर्दी खां का कथन था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिराजुद्दौला था ये आपके बंगाल के 5वें नंबर के नवाब बने थे। और ये आपके मुर्शी अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। और जो मीर जाफ़र थे ये आपके सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी थे। और ये मीर जाफ़र ही ने ही जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें गद्दारी की थी। और मीर जाफ़र के बाद जो बंगाल के नवाब बने थे यहाँ पे मीर कासिम बने थे। और 1760 से 1763 तक ये बंगाल के नवाब रहे थे। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो जो बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दी खां, इन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से जब इन्होंने किलेबंदी कर रही थी कलकत्ता और चंद्रनगर में, तब इन्होंने कहा था कि आपको किले बनाने की क्या ज़रूरत है, आप तो मेरे संरक्षण में, आपको किसी शत्रु का भय नहीं है। तो ये आपके अलीवर्दी खां की बातें थी, या अलीवर्दी खां का कथन था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुजाउद्दीन थे ये आपके मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी थे। और 1727 से लेकर 1739 तक इनका समय रहा था। और जो सरफराज खां थे ये आपके सुजाउद्दीन के उत्तराधिकारी थे। और इनका जो समय रहा था आपके 1739 से लेकर 1740 तक इनका समय रहा था। और जो सिराजुद्दौला था ये आपके अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। तो इसमें सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वो अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग सकती है? तो ये अलीवर्दी खां जो थे ये अंग्रेज़ों को बंगाल, इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से तो ये बाहर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने पर इनके शब्दों में ही समुद्र में आग लग जाएगी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिराजुद्दौला थे ये इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये 5वें नंबर के बंगाल के नवाब थे। जो मीर जाफ़र थे 6ठे नंबर के पहली बार जो नवाब बने थे 6ठे नंबर के नवाब बने थे। और जब दूसरी बार बने थे ये 8वें नंबर के नवाब बने थे। और प्लासी के युद्ध में इन्होंने ही गद्दारी की थी। जो मीर कासिम थे ये आपके 7वें नंबर के नवाब बने थे। और बक्सर का युद्ध आपके मीर कासिम के समय हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है। पहले उनका अंत करना और अन्य
तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो जो अलीवर्दी खां थे ये बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे और इन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के लिए ये संदेश या मैसेज दिया था कि तुम अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, डचों को एक साथ इनको मतलब लड़ने की कोशिश मत करना। इनमें सबसे पहले आप अंग्रेजों को निपटा लेना। फिर जब आप अंग्रेजी लोग हैं ये थोड़े शक्तिशाली है और ये बहुत चाटुकारिता करते हैं, इस वजह से सबसे पहले इनसे निपटना। धीरे फिर आप इनसे जो ये फ्रांसीसी और डच है फिर इनसे निपट लेना, क्योंकि ये आपको ज़्यादा इतना विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना अंग्रेज पहुंचा सकते हैं। तो ये अपने उत्तराधिकारियों के लिए अलीवर्दी खान ने मैसेज दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था ये आपका सिराजुद्दौला था। और मीर जाफर जो था ये 2 बार बंगाल का नवाब बना था। पहली बार आपके 1757 से 1760 तक रहा था। दूसरी बार जो नवाब बना था ये आपके 1763 से 1765 तक ये आपका नवाब रहा था बंगाल का। और जो मीर कासिम था इन्होंने जब बंगाल का नवाब बना था तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। तो बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां था, इसका जो उत्तराधिकारी था ये आपका सिराजुद्दौला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरफराज था ये आपके सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। मीर जाफर आपके सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी था और मीर कासिम आपके मीर जाफर के बाद या मीर जाफर का उत्तराधिकारी था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण थे। तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच विवाद के कारण थे। जो अंग्रेज़ों ने जो कलकत्ता में जो किलेबंदी की थी, इसकी वजह से भी जो सिराजुद्दौला था बहुत आक्रोशित हो गए थे, बहुत गुस्से में आ गए थे और ये इनके बीच विवाद का कारण बना था। दूसरा जो अंग्रेज़ों को जो दस्तक का जो प्री पास दिए गए थे इनको, इसका ये बड़ा दुरुपयोग करते थे और ये जो अन्य व्यापारी होते थे उनके सामान को भी अपने पास से ले जाते थे और इसका ये दुरुपयोग करते। जो इसका जो टैक्स मिलना होता था ये आपके नवाब को नहीं मिल पाता था और ये इस तरह से भ्रष्टाचार करते थे। तो इस दस्ता का भी ये बड़ा दुरुपयोग करते थे। इस वजह से जो सिराजुद्दौला इनसे बड़ा खफा रहता था। और जो तीसरे जो भगोड़े कृष्ण बल्लभ थे, इनको भी कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने शरण दी थी। ये सिराजुद्दौला के दरबार से इनको भगा दिया था और इन्होंने इसके बाद इनको कलकत्ता में शरण दी थी। तो जब आप किसी राजा के दुश्मन को शरण दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो राजा नाराज़ हो जाएगा। तो ये तीनों कारण जो थे ये आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच विवाद के कारण थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ घटना दी गई दूसरी तरफ इनकी तिथियां दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कलकत्ता का नवाब कलकत्ता पर जो नवाब सिराजुद्दौला का जो अधिकार हुआ था ये आपके जून के महीने हुआ था। 15 से 20 जून को 1756 में उन्होंने कलकत्ता पर अधिकार किया था। और जो काल कोठरी की जो घटना हुई थी ये आपकी 20 जून 1756 को हुई थी और ये घटना आपके सिराजुद्दौला के समय हुई थी। और इसमें 146 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए गए थे, जिनमें मात्र 23 लोग ही जीवित बच गए थे। तो ये दूसरा भी सही सम्मिलित है। अलीनगर की जो संधि हुई थी आपकी 9 फरवरी 1757 को हुई थी और इसी अलीनगर की संधि जो ये हुई थी आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। और इसी अलीनगर संधि को अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध का कारण बनाया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपके 23 जून 1757 को हुआ था और ये युद्ध आपके अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफ़र और अन्य लोगों की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गए थे। इस वजह से जो इसमें चारों ही कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शालम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर, इन्होंने कठपुतली बंगाल के जो मुगल बादशाह शालम द्वितीय थे इनको सावत जंग की उपाधि से सम्मानित किया था और इन्होंने इसको कुछ जमींदारी भी दिलाई थी। और जो जमींदारी थी कलाई की उसको 24 परगना के नाम से जाना जाता था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये 24 परगना है ये वर्तमान में आपके पश्चिम बंगाल का एक जनपद है। और जो नदिया है ये भी आपके क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल का ही एक जनपद है। और जो वर्धमान है ये भी आपके पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। तो ये पहले तो ध्यान रखना कि जो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इनके समय 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। और मुंगेर अपनी राजधानी ले जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये मुर्शिदाबाद को अंग्रेजों के षड्यंत्र से अपने आप को दूर रखना चाहता था, इसलिए अपनी राजधानी कलकत्ता दूर ले गया ताकि अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप ना कर सके। तो इस वजह से जो पहला कथन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो सके। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंगेर है ये आपके मीर कासिम ने इसको राजधानी बनाया था और ये बंगाल की राजधानी रही थी और ये वर्तमान में आपके बिहार राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं और लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो जो बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, इन्होंने कंपनी के गवर्नर को ये लिखा था कि जो आपके यहाँ के जो लोग हैं ये अभद्र रूप से हमारे साथ व्यवहार करते हैं और ये हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गड़बड़ी फैलाते रहते हैं और हमारे अधिकारियों का ये अनादर करते हैं। तो ये मीर कासिम ने ये बंगाल के नवाब को लिखा था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अलीवर्दी खां थे ये बंगाल के चौथे नवाब थे और सरफराज खां के ये उत्तराधिकारी थे। मीर जाफर जो थे ये आपके सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी थे और ये 2 बार बंगाल के नवाब बने थे। सिराजुद्दौला जो थे ये 5वें नंबर के नवाब बने थे और ये आपके अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो जो मीर कासिम थे इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया था क्योंकि जो ये अंग्रेज होते थे ये जो इनका दस्तक दिए जाते थे ये इसका दुरुपयोग करते थे और ये अपने साथ ये अन्य लोगों का सामान भी ले जाते थे और जिस वजह से मीर कासिम को इसका बड़ा नुकसान होता था और मीर कासिम ने ये बड़ा कदम उठाया कि सबके लिए चुंगी माफ़ कर दी थी और इस वजह से अंग्रेज जो लोग थे इनको लगा ये तो हमारा अपमान कर दिया इन्होंने और इसी वजह से इन्होंने युद्ध का इसलिए इन्होंने मीर कासिम के साथ युद्ध भी किया था। तो ये कदम आपके मीर कासिम ने उठाया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलावी तथा मुगल बादशाह शालम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि शालम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 में हुई थी और ये आपके मुगल बादशाह शालम द्वितीय और कलाइव के बीच हुई थी और इस संधि के तहत जो शालम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे। दूसरा कथन कह रहा है कि कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली थी। तो दूसरा कथन भी ठीक है। मुगल बादशाह ने आपके जो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा की जो दीवानी थी आपके अंग्रेजों को दी गई है और इसके बदले अंग्रेज इनको हर साल 26 लाख रुपए देंगे। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि हैदराबाद के उत्तर के जिलों में उत्तरी सरकार तो अंग्रेजियों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो हैदराबाद के जो उत्तर में जो उत्तरी सरकार थी इसमें अंग्रेजों की जागीर के रूप में इनको मान्यता दी गई थी मुगल बादशाह द्वारा। तो इसमें पहला, दूसरा, तीनों ही कथन ठीक है। तो इससे जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी आपके 16 अगस्त 1765 को हुई थी और ये संधि आपके सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शालम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और मीर कासिम और क्लाइव के बीच कोई संधि नहीं हुई थी। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी। तो कर्नल क्लाइव का जो गधा या सियार की जो संज्ञा दी गई थी आपके मीर जाफर को दी गई थी क्योंकि ये बड़ा गद्दार था और ये अंग्रेजों के प्रति बड़ी वफादारी दिखाता था, इसलिए इनको क्लाइव का गधा या सियार कहा जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नजमुद्दौला है ये बंगाल के 9वें नंबर के नवाब बने थे और ये 1765 से 1766 तक बंगाल के नवाब रहे थे और मीर कासिम के समय आपके बक्सर का युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला के समय आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसिक से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है। तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के मुबारक उदौला को एक भूसे से भरी बैताल के रूप में इनको उल्लेखित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुबारक उदौला था ये बंगाल के अंतिम नवाब थे और ये 1770 से लेकर 1775 तक इनका समय रहा था और ये 10वें नंबर के नवाब थे। 10वें नंबर नहीं 11वें नंबर के नवाब थे। और जो शैफुद्दौला थे ये आपके 10वें नंबर के नवाब थे और इनका समय जो था आपके 1766 से 1770 तक रहे थे और ये भी बंगाल के नवाब रहे थे। और नजमुद्दौला जो रहे थे ये आपके 9वें नंबर के बंगाल के नवाब थे और ये आपके 1765 से 1766 तक इनका भी समय रहा था। और जो शैफुद्दौला का जो समय रहा है 1766 से 1770 तक रहा था। और जो मीर कासिम थे ये दो मीर जाफर जो थे ये 2 बार बंगाल के नवाब बने थे। पहली बार तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद ये नवाब बने थे और दूसरी बार जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद ये नवाब बने थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब
जब जी चाहे हाथ डालो, और वहाँ किसके बारे में ये कथन है? तो ये मीर जाफर के बारे में कर्नल माल्सन ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वो सोने की एक ऐसी थैली है, जब इसमें मन हो तब हाथ डालो, तब इसमें से पैसे निकल जाते हैं। तो ये मीर जाफर के बारे में ये कहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी की मदद से जो डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार जो स्थापित किया था, ये आपके हैदर अली ने स्थापित किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो इमादी चिका कृष्ण राज थे, ये आपके बुडियार वंश के शासक थे। और बुडियार जो शासन करता था, ये आपकी मैसूर रियासत में शासन करते थे। और जो टीपू सुल्तान था, ये आपके हैदर अली का उत्तराधिकारी था, और ये आपके हैदर अली का पुत्र था। और जो हैदर अली था, ये की मृत्यु तो आपके दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और टीपू सुल्तान की मृत्यु आपके चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने घोषणा कर रखी थी कि वो अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा, और उसके बाद भारत से? तो हैदर अली ने ऐसी घोषणा की थी कि वो पहले तो अंग्रेजों को अर्काट से भगाएगा, बाद में इनको भारत से बाहर निकालेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टीपू सुल्तान था, ये आपके हैदर अली का उत्तराधिकारी और हैदर अली का पुत्र था। और जो मोहम्मद अली था, ये आपके कर्नाटक के अर्काट के नवाब थे। और जो चंदा साहिब थे, ये आपके कर्नाटक के क्षेत्र के शासक थे। और इनको फ्रांसीसियों का समर्थन हुआ था, और चंदा साहिब का संबंध आपके कर्नाटक युद्ध से है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई है, और एक तरफ इनके युद्ध दिए गए, दूसरी तरफ इनकी संज्ञा दी गई है। आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके 1767 से 69 तक चला था। और ये युद्ध आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी, और अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी, और अंग्रेजों को मजबूरी से मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये आपके मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो पहला सही सुमेलित है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके 1780 से 1784 के बीच हुआ था। और 1784 में जो ये इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, आपके मंगलोर संधि के तहत हुई थी। और इस युद्ध में आपके जो हैदर अली थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, और इस युद्ध के आगे का नेतृत्व आपके टीपू सुल्तान ने संभाला था। और मंगलोर संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, आपके 1790 में शुरू हुआ था, और 1792 तक ये युद्ध चला था। और ये युद्ध आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था। और ये युद्ध की समाप्ति आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। और ध्यान रखना, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके बरेलास्ट के समय हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये आपके लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। तो ये तीनों ही सही समय लेता है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ युद्ध दी गई, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व दिया गया था। तो जो पहला आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और मैसूर की तरफ से तो हैदर अली ने इसका नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों की तरफ से आपके जनरल स्मिथ ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और ये युद्ध आपके मद्रास संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई थी, और 1767 से 1769 तक, यानी 1760 से 69 तक ये युद्ध चला था। तो पहला सही सुमेलित है। दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये आपके 1780 में शुरू हुआ था, और 1784 में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इस युद्ध में आपके हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और इस हैदर अली की मृत्यु के बाद इस युद्ध का नेतृत्व जो आपके संभाला था, ये आपके टीपू सुल्तान ने संभाला था। और ये युद्ध आपके मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे, ये आपके जनरल आयरकुट कर रहे थे। तो दूसरा भी सही सम्मिलित है। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके 1790 में शुरू हुआ था। और ये युद्ध भी आपके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से मेजर जनरल मेडोज युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और ये युद्ध आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इस चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था, ये आपके जनरल स्टुअर्ट कर रहे थे। तो ये सारे सही सुमेलित है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी, आपके दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पहला आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपके 1767 से 69 तक चला था, और मद्रास के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो आता है आपके 1790 से 1792 तक चला था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये आपके 1799 में हुआ था। और इस युद्ध में मैसूर की हार हो गई थी। और इस युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी थी या लाद दी थी।
तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर का क्या नाम था? तो जो दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और ये युद्ध आपके अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। शुरू में तो इस युद्ध का नेतृत्व में आपके हैदर अली ने संभाला था, लेकिन बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से जो इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान के हाथ में आया था। और इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे ये आपके लॉर्ड मैकेरिने ने किए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध के समय आपके जो गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय आपके चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध था, चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। और जो सर जॉन शोर थे इनका जो समय था ये भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इनका समय आपके 1793 से लेकर 1798 तक रहा था। और ये अपने हस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं, या इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इस चार ऑप्शनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। दूसरा कथन क्या है, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इस संधि के तहत टीपू को 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में इनको देने पड़े थे अंग्रेजों को। तीसरा कथन कह रहा है कि ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। तो तीसरा कथन गलत है, ब्रिटिश रेजिमेंट को इसमें नहीं रखा गया था, तो इस वजह से तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि अपने दो बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो चौथा कथन भी ठीक है, टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास रखना पड़ा जब तक कि वो 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में उसको न लौटा दें। तो इसमें पहला दूसरा चौथा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए फ्रांस के साथ भी संपर्क किया था, अरब देशों के साथ भी इन्होंने संपर्क किया था, अफगानिस्तान देश के साथ भी इन्होंने संपर्क किया था, और मॉरिशस के साथ भी इन्होंने संपर्क किया था, और तुर्की के साथ भी इन्होंने संपर्क स्थापित किए थे। तो इस वजह से जो इन सारे देशों से इन्होंने संपर्क किया था, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो टीपू सुल्तान था इन्होंने अपना नया कैलेंडर जारी किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दूसरा कथन भी ठीक है, टीपू ने अलग से अपने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। तीसरा कथन कह रहा है कि टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। तो तीसरा कथन भी ठीक है, टीपू ने भूमि माप तौल के लिए अलग पैमाने अपनाए थे, और सिक्कों के लिए भी अलग पैमाना अपनाया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने आप को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो चौथा कथन भी ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपके 1789 में हुई थी, और इस क्रांति की सफलता से टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित हुए थे, और इसलिए इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, और इन्होंने यहाँ पे एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, और ये अपने आप को इसके बाद नागरिक टीपू के नाम से संबोधित करने लगे थे। तो इसमें चारों के चारों कथन इसमें ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुपक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? तो जो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके 1790 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये 1792 तक ये युद्ध चला था। और एक तरफ तो इसमें टीपू सुल्तान इस युद्ध को नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज, और इसमें अंग्रेजों के साथ आपके त्रावणकोर भी शामिल था, निजाम भी इसमें शामिल था, और मराठा भी इसमें शामिल थे, और अंग्रेज भी इसमें शामिल थे। तो इन संयुक्त सेना को के सामने आपके टीपू सुल्तान अकेले लड़ रहे थे। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इनको इस युद्ध की समाप्ति करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध के संदर्भ में पूछा गया और इसमें तीन कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और इनके जो पिताजी थे हैदर अली, इनकी मृत्यु आपके दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेजों को पूरी तरह से इसमें विजय प्राप्त हो गई थी और जो मैसूर के जो अधिकांश क्षेत्र थे या अधिकांश प्रदेश थे उन पे अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था और इन्होंने अपने इसमें विलय कर दिया था अंग्रेजों ने। तीसरा कथन कह रहा है कि बोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि ला दी थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो बोडियार वंश के एक छोटे से बालक को कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया और मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी थी। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। तो ये कथन भी आपके टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान ने कहते थे कि मैं अंग्रेजों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। तो ये कथन आपके टीपू सुल्तान का था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हैदर अली थे ये 1761 में मैसूर के शासक बने थे और इन्होंने प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इन्होंने इसमें अंग्रेजों को बुरी तरह से इन्होंने पराजित किया था। जो सिराजुद्दौला थे ये बंगाल के 5वें नंबर के नवाब बने थे और प्लासी के युद्ध में इनकी हार हुई थी और प्लासी के युद्ध के हारने के बाद जो मीर जाफर के जो पुत्र थे मिरन, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। जो मीर कासिम थे ये बंगाल के अंतिम योग्य नवाब थे और बक्सर का युद्ध इसी के समय हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना है। तो ये कथन भी आपके टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान अक्सर कहा करते थे कि भेड़ की तरह एक लंबी जीवन जीना से अच्छा है कि मैं शेर की तरह एक दिन जीऊँ। तो ये कथन आपके टीपू सुल्तान का था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अलीवर्दी खां जो थे ये आपके बंगाल के नवाब थे और 1740 से 1756 तक ये बंगाल के नवाब रहे थे और जो मीर कासिम से 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें 4 कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव थे और ये जो मुगल वंश का जो पहला शासक था बाबर, ये उनके समकालीन थे और गुरु नानक का जन्म आपके 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो सिखों के दूसरे गुरु थे ये अंगद थे और इनका मूल नाम आपका लहना था। तीसरा कथन कह रहा है कि अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया और जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो गुरु रामदास थे आपके अकबर के समकालीन थे और इस गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा की जमीन दान दी थी और जिसके ऊपर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक एक तालाब को बनाया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है की नींव रखी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो गुरु अर्जुन देव थे 5वें नंबर के गुरु थे और इन्होंने जो अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब है उसकी नींव रखी थी या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी और इन्होंने जो उत्तराधिकार का जो प्रचलन था इसको वंशानुगत बना दिया था, पीढ़ी दर पीढ़ी के मतलब ट्रांसलेट होगा ये। और इन्होंने जो शहजादा खुसरो थे उनकी मदद की थी और ये ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी राजनीतिक मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया था या रुचि दिखाई थी और इसी वजह से जो जहांगीर इनसे नाराज हो गए थे और इसी वजह से जहांगीर ने इनको मरवा दिया था, इनको मृत्युदंड दिया था। जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन चारों कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया, उस साधु वेश त्यागकर राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया। तो जो 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने धार्मिक कर वसूलना प्रारंभ किया था
साधु की वेश जाकर इन्होंने राजाओं की तरह अपने आप को रहना शुरू कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और 1581 से लेकर 1606 तक इनका समय रहा था। जो गुरु तेग बहादुर थे ये आपके 9 नंबर के गुरु थे और ये इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। और इनका जो समय रहा था ये आपके 1664 से लेकर 1675 तक ये सिखों के गुरु रहे थे। जो हरगोविंद थे ये छठे नंबर के गुरु थे और इन्होंने हरगोविंद ने आपके अकाल तख्त का निर्माण किया था या अकाल तख्त का गठन किया था। और इनका जो समय रहा था ये आपके 1606 से लेकर 1645 तक ये सिखों के गुरु रहे थे। और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। और ये जो सिखों के गुरु रहे थे ये आपके 1675 से लेकर 1708 तक ये सिखों के गुरु रहे थे। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने सहायक संधि का भी इस्तेमाल किया था और अपने समामेलन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, युद्ध का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन धोखेबाजी का इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्राप्त नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की तथा सिखों को एक लड़ाकू बनाया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो गुरु हरगोविंद थे ये आपके छठे नंबर के गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, जो मंदिर स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थित था। और इन्होंने अमृतसर में किलेबंदी भी की थी और इन्होंने एक जो सिखों को जो लड़ाकू जाति बनाया था। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो दूसरा कथन में बिल्कुल ठीक है। जो हरगोविंद थे इनको जो उनका जो अंतिम समय गुजरा था ये आपकी कश्मीर की पहाड़ियों में गुजरा था और इन्होंने वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो गुरु तेग बहादुर थे ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे और इनके मूल नाम इनका त्यागमल था और इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह की उपाधि से सम्मानित किया था या इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। और औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था और ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे। और औरंगजेब ने इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम के धर्म को स्वीकार नहीं किया था। डी ऑप्शन चौथा कथन कह रहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो तेग बहादुर थे आपके औरंगजेब के समकालीन थे और इसी औरंगजेब ने आपके शीशगंज के पास आपके तेग बहादुर को मरवा दिया था। और ये शीशगंज जो गुरुद्वारा है ये आपके दिल्ली में स्थित है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिर्रे न दाद दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। यानी मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो ये जो कहा था ये आपके तेग बहादुर ने कहा था और तेग बहादुर जो थे ये आपके 9वें नंबर के गुरु थे और औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। और जो गुरु अर्जुन देव थे ये आपके 5वें नंबर के गुरु थे और इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था और इनका समय जो था आपके 1681 से 1581 से 1606 तक इनका समय रहा था। और जो हरगोविंद थे ये आपके छठे नंबर के गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था और इन्होंने आपके अमृतसर में किलेबंदी भी की थी और सिखों को एक लड़ाकू बनाया था इनको। जो गुरु गोविंद सिंह थे आपके 10वें नंबर के गुरु थे और ये सिखों के अंतिम गुरु थे और 1675 से लेकर 1708 तक इनका समय रहा था। जिस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है। तो जो 9वें नंबर के जो गुरु थे तेग बहादुर इनको बाकला का बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और ये आपके 5वें नंबर के गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को आपके जहांगीर ने फांसी दे दी थी। जो गुरु हरगोविंद सिंह थे ये आपके सिखों के अंतिम गुरु थे और जो बाकला बाबा के नाम से आपका तेग बहादुर जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे और उन्होंने अपने बचपन के जो 9 साल बिताए थे आपके बिहार की जो राजधानी है पटना वहाँ पे बिताए थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मखौल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह को आपके मखौल आनंदपुर में इनको गुरु निर्वाचित किया गया था। और
तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश जारी किया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और इसकी स्थापना 1699 में की थी, और ये सिखों के लिए बनाए गए नियम इसमें दिए गए थे। चौथा कथन कह रहा है कि उन्होंने पाउल प्रथा का आरंभ किया। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पाउल प्रथा का जो शुरुआत की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और ये आपके जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरी में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा, इसको माना जाता है पाहुल प्रथा को। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है। तो जो दशम ग्रंथ है ये भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, और विचित्र नाटक भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, और जफरनामा भी आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और ये जो जफरनामा है ये आपके पारसी भाषा में लिखी गई है। तो सारी की सारी रचनाएं ये आपके गुरु गोविंद सिंह की है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था। तो मुखलिसपुर में जो लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था ये आपके बंदा बहादुर ने बनाया था, और इस बंदा बहादुर को आपके जो फर्रुखसियर ने मरवा दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेग बहादुर थे आपके 9 नंबर के गुरु थे, और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे, और इन्होंने ये अपने को सच्चा पातशाह कहा जाते थे। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र जो थे इनको दीवार में चिनवा दिया गया था। और जो रणजीत सिंह थे इनका जो समय था ये 1680 में इनका जन्म हुआ था, और 1698 से लेकर 1698 1699 में इनकी मृत्यु, सॉरी 1680 में तो इनका जन्म हुआ था, और 1698 और 1699 में ये अपने गद्दी पर बैठे थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। तो जो फर्रुखसियर थे इनके आदेश पर आपके जो बंदा बहादुर था इसकी हत्या की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बहादुर शाह प्रथम है ये आपके शाह बेकबर के नाम से जाने जाते हैं, और मोहम्मद शाह जो है आपको उनको रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। तो सैनिक संगठन खालसा दल की जो स्थापना की थी आपके कपूर सिंह ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको जो मुगल फौजदार था वजीर खां, इन्होंने दीवार पे इनको चिनवा दिया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके रणजीत सिंह के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि रणजीत सिंह ने अपने शासन काल में उनके विजय युद्ध लड़े थे, और इनको कालक्रम से उनको सजाना है। तो रणजीत सिंह ने आपके लाहौर पे 1699 में 1799 में कब्जा किया था, और अमृतसर में 1802 में कब्जा किया था, और कांगड़ा में आपके 1809 में कब्जा किया था या युद्ध किया था, और कश्मीर में आपके 1819 में कब्जा किया था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले आपका लाहौर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1799, फिर अमृतसर आएगा 1802 में, फिर कांगड़ा आएगा और 1809 में, और फिर आपका कश्मीर आएगा 1819 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो रणजीत सिंह ने आपके जब लाहौर पर 1799 में अधिकार कर लिया था, उसके बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अमृतसर ये आपके पंजाब में स्थित है, और यहाँ पे 1802 में रणजीत सिंह ने आक्रमण किया था, और जो कांगड़ा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे आपके 1809 में आक्रमण किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा 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 नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। तो रणजीत सिंह को जो अमृतसर विजय अभियान चला रहे थे 1802 में, इस अभियान के बाद इनको जमा जमा नामक तोप प्राप्त हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाहौर विजय अभियान था ये आपके 1799 में था, और जो कांगड़ा विजय अभियान था ये आपके 1809 में हुआ था, और मालवा पे विजय अभियान ऐसा कोई मालवा में कोई विजय अभियान नहीं चलाया था आपके रणजीत सिंह ने। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे। तो जो रणजीत सिंह ने आपके जो भंगी मिसल था इनसे आपके पंजाब की राजधानी लाहौर और पंजाब की जो धार्मिक राजधानी थी अमृतसर उसको छीन लिया था। तो इसमें से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शुक्र चकिया मिसल है ये आपका रणजीत सिंह का जो संबंध था ये आपके शुक्र चकिया मिसल से ताल्लुकात रखते थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 सूचियाँ दी गई हैं, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ रणजीत सिंह द्वारा जो की गई संधि है, दूसरी तरफ इनसे
की गई संधि किसने की थी अंग्रेजों की तरफ से? जो अमृतसर की संधि हुई थी आपके 1809 में हुई थी, और ये संधि आपके रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। जो रोपड़ की संधि हुई थी आपके 1831 में हुई थी, और ये संधि आपके विलियम बेंटिंग और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी आपके 1836 में हुई थी, और ये संधि आपके रणजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड के वो शाह सुजा के बीच हुई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह वो अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 कि किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी आपके 1809 में हुई थी, और इस संधि के तहत जो सतलज नदी थी इसको दोनों राज्यों ने अपनी सीमा निर्धारित की गई थी। यानी सतलज के इधर वाला क्षेत्र आपके रणजीत सिंह के पास होगा, और जो सतलज के उधर वाला क्षेत्र होगा ये आपके अंग्रेजों के पास होगा। इस तरह की मतलब ये इसमें सिफारिश की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिंधु नदी है आपके कैलाश पर्वत श्रृंखला के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये आपके अरब सागर में गिरती है। और सिंधु जो नदी है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है, और इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता भी हुआ था, और ये सिंधु जल समझौता आपके 1960 में हुआ था। जो झेलम नदी है आपके जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, और ये आपकी चिनाब की सहायक नदी है। और जो रावी नदी है ये आपके हिमाचल के जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से निकलती है, और ये आपकी चिनाब की सहायक नदी है। और जो चिनाब नदी है ये आपके सिंधु की सहायक नदी है। और जो सतलज नदी है ये आपके राक्षस ताल से निकलती है, और ये भी आपके सिंधु की सहायक नदी है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन में विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था जिसमें शामिल थे। तो रणजीत सिंह ने अपने प्रशासन में विदेशियों को भी शामिल किया था, जिसमें आपके बंतुरा भी शामिल था, आलाड़ भी शामिल था, कोर्ट और गार्डनर भी शामिल थे, और एबी टेबल भी शामिल थे। तो ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो पंजाब में जो सिख राज्य के जो संस्थापक थे ये आपके रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह का संबंध आपके सुकरचकिया मिसल से था, और ये आपके 1798 और 1799 में आपके लाहौर के शासक बने थे। जो तेग बहादुर थे ये आपके 9 नंबर के गुरु थे, और इनको आपके औरंगजेब ने मरवा दिया था, और इस्लाम को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। जो बंदा बहादुर थे ये आपके इनको पंजाब का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था, और इनका जो असली नाम था ये आपके लक्ष्मण देव था, और इनका एक ही उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य को स्थापित करना था। वहीं जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके 10वें नंबर के गुरु थे, और ये सिखों के अंतिम गुरु थे, और इनकी का जो जन्म हुआ था आपके 1766 में पटना में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके 1708 में इनकी हत्या नांदेड़ में की गई थी, और ये हत्या किसने करी थी? आपके गुलखा नामक पठान ने की थी। तो ध्यान रखना, मृत्यु तो इनकी नांदेड़ में हुई थी, और जन्म उनका 1666 में आपके पटना में हुआ था, और इनके गुलखा नामक पठान ने इनकी हत्या की थी 1708 में, और इन्होंने पाउल प्रणाली की शुरुआत भी की थी। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तथा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? तो जो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये आपके 1845 से 46 तक हुआ था, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध आपके 1848 से 1849 तक चला था, और उस समय जो पंजाब के जो शासक थे ये आपके दलीप सिंह थे या दिलीप सिंह थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खड़क सिंह थे ये आपके रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, और जो शेर सिंह थे ये आपके रणजीत सिंह के पुत्र थे, और ये 1807 से लेकर 1843 तक ये आपके राजा रहे थे। और जो नैनियाल सिंह थे इनकी मृत्यु आपके खड़क सिंह के अंतिम संस्कार के दिन ही इनकी दुर्घटना में हो गई थी, और ये इनका जो पंजाब क्षेत्र में जो शासन रहा था ये आपके 1839 से लेकर 42 तक रहा था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो लाहौर की संधि हुई थी आपके जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति जो हुई थी आपके लाहौर संधि के तहत हुई थी, और ये लाहौर संधि जो हुई थी आपके 1846 में हुई थी। जो बेरोवाला की संधि हुई थी ये भी आपके 1846 में हुई थी, और जो पंजाब और अंग्रेजों के पंजाब ने जो पंजाब का जो अंग्रेजी राज्य में जो विलय हुआ था ये आपके 1849 में हुआ था। तो ये आपके तीनों सही सुमेलित है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो जो सिंध का विलय हुआ था अंग्रेजी राज्य में ही आपके 1843 में हुआ था, और ये जो इनका समय था इसे लॉर्ड एलनबरो का समय था, क्योंकि 1842 से 1844 तक आपके लॉर्ड एलनबरो का समय रहा था, और इसी लॉर्ड एलनबरो ने आपके दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था। और जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ की समाप्ति हुई थी ये भी आपके लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड ऑकलैंड थे ये आपके 1836 से लेकर 1842 तक
वायसराय रहे थे। और इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1839 से लेकर 42 तक चला था। शुरुआत तो आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय हो गई थी, लेकिन इसके जो समाप्ति हुई थी ये लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ये आपके 1813 से 23 तक इनका समय रहा था। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग के समय आपकी संगोली की संधि हुई थी। और इस लॉर्ड ऑकलैंड के समय इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की भी मरम्मत कराई थी। और ये मरम्मत कब कराई थी आपकी 1839 में कराई गई थी। और जो ये ग्रांड ट्रंक रोड है ये आपके कलकत्ता से दिल्ली तक थी। और जो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे इनका जो समय था ये आपके 1844 से लेकर 1848 तक इनका समय रहा था। और इन्होंने नरवली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिंध विजय का जो जीतने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के कालक्रम बताना है। और आपको इनको बताना कि कौन किस राज्य ने कब सहायक संधि स्वीकार की थी। तो जो हैदराबाद है इन्होंने सबसे पहले आपके सहायक संधि को स्वीकार किया था। और वर्तमान में हैदराबाद आपके तेलंगाना की राजधानी है। और इन्होंने 1798 में आपके सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो मैसूर राज्य है वर्तमान में मैसूर राज्य जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। और ये अपने दशहरे के लिए फेमस है और चंदन की लकड़ी के लिए भी आपका फेमस है। और जो मैसूर राज्य ने जो सहायक संधि को स्वीकार किया था ये आपके 1799 में स्वीकार किया था, यानी 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो तंजौर है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी जो ये इन्होंने जो सहायक संधि को स्वीकार किया था ये आपके अक्टूबर 1799 में इन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो अवध है ये आपके यूपी में वर्तमान में यूपी में आता है। और 1801 में आपके अवध ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो पूना के जो पेशवा हैं ये इन्होंने 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस तरह से इन्होंने इसका अगर क्रम से अगर लगाएं तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि इसमें इंदौर और जो होलकर थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। और जो बरार और भोसले थे इन्होंने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने सहायक संधि के बारे में ये टिप्पणी की थी कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति पर पहुंचा दिया है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये अपने राज्य हड़पने के लिए नीति के लिए जाने जाते हैं। और जो थॉमस मुनरो थे ये आपके मद्रास के गवर्नर थे। और इन्होंने रैयतवाड़ी जो प्रणाली जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसके जनक आपके थॉमस मुनरो को माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी या उनकी सहायक बनी। तो ये जो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने सहायक संधि के बारे में ये कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी। तो ये जो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स का संबंध आपकी जर्मनी से था। और कार्ल मार्क्स आपके क्रांतिकारी भी थे, समाजवादी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे। और इनके जो सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये आपके दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है ये इनकी सबसे फेमस किताब है। जो थॉमस मुनरो थे ये आपके मद्रास के गवर्नर थे और ये आपके रैयतवाड़ी प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड वेलेस्ली आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और 1798 से लेकर 1805 तक इनका समय रहा था। और इन्होंने शिशु हत्या पर भी इन्होंने 1804 में रोकने का प्रयास किया था। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये आपके 1848 से 1856 तक ये इनका समय रहा था। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये आपके अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था। तो जो सहायक संधि की जो शुरुआत की थी या इसका जो आविष्कारक जो माना जाता है ये आपके डुप्ले को माना जाता है। और डुप्ले आपके फ्रांसीसी गवर्नर था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने सहायक संधि का जो विस्तार किया था ये इसी लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये इन्होंने आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी 1854 में। और ये अपने राज्य हड़पने की नीति के लिए भी जाने जाते हैं। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने आपके इनाम कमीशन की भी गठन किया था या इनाम कमीशन की स्थापना की थी 1852 में। और इस इनाम कमीशन का उद्देश्य आपके भूमि कर रहित जमींदारों का पता करके उनसे छीनना था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि को सुनिश्चित व्यापक स्वरूप
किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि का जो सुनिश्चित रूप या व्यापक स्वरूप दिया था ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और डुप्ले आपके फ्रांसीसी गवर्नर था और ये आपके सहायक संधि के जन्मदाता थे। जो लॉर्ड डलहौजी का जो समय आपको ही पता है कि 1848 से 1854 तक इनका समय रहा था। और जो लॉर्ड क्लाइव थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो पिंडारियों का दमन किया था ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। और जो ये पिंडारी के जो थे ये लुटेरे होते थे और इनके जो प्रमुख नेता थे आपके चित्तू और करीम खां जो थे इनके प्रमुख नेता थे, और वासिल मोहम्मद भी इनके नेता थे। और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये आपके 1824 से 26 में हुआ। 1824 में शुरू हुआ था और 1826 तक चला था। और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये आपके लॉर्ड एमर्स्ट के समय हुआ था। और जो ठगों का जो दमन किया था ये आपके 1830 में किया गया था। और इन ठगों का दमन आपके विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। और जो मैकाले का जो शिक्षा नीति प्रस्ताव आया था ये आपके 1835 में आया था। और ये प्रस्ताव आपके विलियम बेंटिंग के समय आया था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध समाप्त किया गया था ये आपके 1835 में किया गया था। और ये समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध समाप्त किया था ये आपके चार्ल्स मैडकॉप ने समाप्त किया था। और चार्ल्स मैडकॉप का जो समय था ये आपके 1835 से 36 तक इनका समय रहा था। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये आपके 1839 से लेकर 1842 तक चला था। और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये आपके 1845 से 1846 तक चला था। और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। जो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था ये 1856 में आया था। और ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। और ये आपके 1798 से लेकर 1805 तक ये इनका समय रहा था। और इन्होंने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और इस पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके कलकत्ता में की गई थी और इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। जो लॉर्ड डलहौजी है ये इन्होंने आपकी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम बेंटिंग है इन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठगी प्रथा को रोका था। और सती प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाया था। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं जो लॉर्ड हार्डिंग थे इनका समय आपके 1844 से लेकर 1848 तक रहा था। और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक ये भी आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और इसी लॉर्ड हार्डिंग ने आपके नरवली प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके डलहौजी की जो जब्ती का जो सिद्धांत था, जो हड़पने का जो सिद्धांत था या गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने का जो लगाया था, आपको बताना कि इनमें कब कब किस राज्य को अपना शिकार बनाया था। तो सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने हड़प लिया था। और इस सतारा को आपके 1848 में हड़पा था। और ये सतारा ये आपके महाराष्ट्र में है। जो संबलपुर है ये आपके उड़ीसा में है। और जैतपुर आपके यूपी के बुंदेलखंड में है। और संबलपुर और जैतपुर को लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में हड़प लिया था। जो बघाट है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और 1850 में इसको भी डलहौजी ने हड़प लिया था। और जो उदयपुर है ये उदयपुर जो है ये आपके एमपी वाला उदयपुर है। एक तो उदयपुर है वो आपका राजस्थान में है ये, लेकिन ये जो उदयपुर है ये आपके मध्य प्रदेश वाला है। और इसको 1852 में आपके राज्य हड़पने के सिद्धांत के तहत इसको भी हड़प लिया था डलहौजी ने। और जो झांसी है ये आपके उत्तर प्रदेश में है और इसको 1853 में आपके डलहौजी ने हड़प लिया था। और जो नागपुर है ये आपके महाराष्ट्र में है और 1854 में इसको हड़प लिया था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला एक तरफ इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ घटना दी गई, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए। आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सुगोली की संधि हुई थी आपके 1816 में हुई थी। और ये संधि आपके गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और ये जो सुगोली जो जगह है ये आपके बिहार राज्य के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये आपका 1824 से 26 में हुआ था। और दूसरा आंग्ल अफगान बर्मा युद्ध जो हुआ था, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध ये आपके 1852 में हुआ था। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये आपके 1885 से लेकर 86 तक चला था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर थे।
तो गवर्नर जनरल की जब अगर बात आए तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और सिर्फ गवर्नर की बात आए तो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ध्यान रखना, इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन करा कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो विलियम बेंटिंक थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस वजह से पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे इनकी राजधानी आपकी लाहौर थी, और लाहौर वर्तमान में आपकी पाकिस्तान में है, और ये आपके पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी राजधानी है। जो अमृतसर है ये आपके भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, और ये सिख धर्म का प्रमुख केंद्र है, और सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा अमृतसर को माना जाता है। जो रावलपिंडी है ये भी आपके पाकिस्तान में है, और जो पेशावर है ये भी आपके पाकिस्तान में है, और ये आपके खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसकी राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर मुगल सम्राट। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में जो जिस समय नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, तो उस समय मुगल सम्राट के उत्तराधिकार जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे बहुत कमज़ोर थे, और ये इसी कमजोरी का फायदा आपके नादिर शाह को भी मिला था। तो कमजोर मुगल सम्राट की वजह से इनका ये अभियान सफल रहा था। दूसरा कथन ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तरी पश्चिम जो सीमांत जो क्षेत्र था यहाँ पे सुरक्षा का बिल्कुल अभाव था। यहाँ के लिए कोई ऐसी कोई सेना नहीं रखी गई थी ताकि इस क्षेत्र को रोका जा सके, या इस क्षेत्र में बाहर के लोगों को आने से रोका जा सकते। तो ये भी नादिर शाह की सफलता का एक कारण था। तीसरा आपकी दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब और से तैयारी। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो समय के जो मुगल शासक थे ये अपने अय्याशी में डूबे हुए थे, और ये अपने राज काज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, इसलिए इनकी जो दिल्ली की जो रक्षा होनी थी इसमें भी विलंब से बहुत तैयारी हुई थी। तो ये भी नादिर शाह की सफलता का कारण रहा था। डी ऑप्शन कह रहा है कि आक्रमण सेना का द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का विशेष इस्तेमाल नहीं किया गया था, या इनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर मुगल सम्राट कमज़ोर नहीं होते, या इनके अपने अय्याशी में डूबे होते, या अपने उत्तर पश्चिम सीमांत पर इन्होंने अपनी सुरक्षा कवच अगर बना दिया होता, तो शायद नादिर शाह को इतना आसानी से दिल्ली में पहुंचने में इतनी आसानी नहीं होती। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये गलत आंसर होगा, या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये कारण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके केरल के जो राजा मार्तंड वर्मा के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसने त्रावणकोर पर शासन किया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो केरल के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने केरल के त्रावणकोर में शासन किया था। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसने सामंतों का दमन किया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो मार्तंड वर्मा ने इन्होंने सामंतों का भी दमन किया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। तो सी ऑप्शन गलत है। इन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ऐसे यूरोपीय अधिकारियों को ऐसे कोई विशेष रिश्वत नहीं दी थी, इस वजह से तीसरा कथन ही गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की थी। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो मार्तंड वर्मा थे इन्होंने मजबूत और आधुनिक सेना को संगठित किया था। तो इसमें जो आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे। तो 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो निर्यात की जाती थी, आपकी कपास भी निर्यात किया जाता था, रेशम भी निर्यात किया जाता था, और शोरा भी आपकी निर्यात किया जाता था, और अफीम भी आपकी निर्यात की जाती थी। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके 1767 में तो शुरू हुआ था, और ये 69 तक चला था। और ये युद्ध आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और इसमें हैदर अली बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था, और इन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे, और अंग्रेजों को मजबूरी में मद्रास की संधि करनी पड़ी। और मद्रास की संधि के तहत इनको ये युद्ध की समाप्ति हुई थी। और मद्रास जो संधि हुई थी बड़ी अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हैदर अली की इसमें विजय हुई थी, और अंग्रेजों की इसमें हार हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और ये युद्ध आपके 1757 में हुआ था, और ये आपके मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ये युद्ध सिराजुद्दौला हार गए थे। और सिराजुद्दौला का जो समय था ये आपके 1756 से लेकर 57 तक रहा था, और सिराजुद्दौला आपके अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। जो मीर जाफर थे इनकी गद्दारी की वजह से आपके सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे, और ये मीर जाफर जो थे आपके 2 बार बंगाल के नवाब बने थे। जब पहली बार नवाब बने थे तब 1757 से 60 तक इन्होंने शासन किया था, और जब दूसरी बार नवाब बने थे आपके 1763 से 65 तक इन्होंने शासन किया था।
जो मीर कासिम थे, ये आपके छठे नंबर के बंगाल के नवाब थे, और ये बंगाल के अंतिम योग्य शासक थे, और ये इन्होंने अपनी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और ये इनका जो समय रहा था 1763 से लेकर 1765 तक ये इनका समय रहा था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ इसको जरूर शेयर करना, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।